नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की, क्योंकि 3 तारीख से ये शुरू होने वाला है और भारत और चीन के जिस तरीके से खटाई वाले रिश्ते बन पड़े हैं उसको लेकर खासा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, कई मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे असल अगर मसले की अगर बात करें तो वो है डोकलाम विवाद। जिस तरीके से 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही, बात अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का सरकारी अखबार है उसकी बात कहें तो वो लगातार धमकी भरे लहजे में भारत को डराता रहा है। तो वहीं भारत के जो खबरिया चैनल हैं और सारी मीडिया है वो चीन को अपने निशाने पर लेता रहा। लेकिन इस बीच लगातार सदन के अंदर भी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि केवल इन सारे विवादों को सुलझाया अगर जा सकता है तो वो संवाद के माध्यम से, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि यहां तक कि तनाव देखने को मिला कि दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाएंगी और कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन 73 दिन बाद खबर आती है और खबर इस तरीके से आती है कि दोनों जो देश हैं वो अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए राजी हो गए हैं। और भारत की जो सरकार है वो इसे कूटनीतिक जीत अपनी करार देती है, लेकिन साझा बयान कोई जारी नहीं होता। भारत के विदेश मंत्रालय के इस खबर आने के बाद चीन की तरफ से फिर धमकी भरा सा एक संवाद वहां से उठकर सामने आता है और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि भारत को उन्होंने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरीके की बात आती है और सीधे तौर पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत चीन इस तरीके की बात करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन है, उससे पहले माना जा रहा था कि डोकलाम विवाद पर कोई न कोई दोनों देशों की तरफ से कुछ न कुछ एक मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाएगा और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनकी अगर राय को अगर गंभीरता से देखा जाए तो उनका कहना है कि ब्रिक्स सम्मेलन के खत्म होने के बाद चीन जो है वो वापस अपने रवैये पर आ जाएगा, क्योंकि उसका रवैया बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं और उससे पहले चीन जो है वो साफ तौर पर कहता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में सभी मुद्दों पर बात होगी, लेकिन आतंकवाद पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान की वो सराहना करता है कि आतंकवाद से लड़ने का सबसे अच्छा काम अगर कोई पूरे पृथ्वी पर कर रहा है, विश्व में कर रहा है, तो वो है पाकिस्तान। तो कहीं न कहीं चीन जो है वो कुछ न कुछ इनपुट्स इन खबरों के माध्यम से दे रहा है और उसको समझना, उन संकेतों को समझना भारत की सरकार को पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे, क्या इबारत गढ़ेंगे, कैसा उनका यह दौरा होगा, उसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर चीन से जो नाराजगी भारत की और भारत से जो चीन की नाराजगी है, चाहे वन बेल्ट वन रोड का मसला हो या दूसरी सीमा विवाद हो, उन सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें हमारी जो कूटनीति, हमारी विदेश नीति है, क्या उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है या अभी और वेट एंड वॉच करना होगा। चलिए एक रिपोर्ट पहले देखते हैं और उसके बाद पैनल पर लौट। 73 दिन बाद डोकलाम विवाद सुलझा और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में जाने पर संशय खत्म हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय कूटनीति की परीक्षा होगी। सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच डोकलाम समेत दूसरे सीमा विवादों पर अहम चर्चा होने की संभावना भी है। चीन के साथ जारी तनावों को परे रखते हुए इस सम्मेलन में मुख्य कोशिश ये होगी कि आतंकवाद के मुद्दे पर सदस्य देशों की सहमति हो जाए, खासतौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर। हालांकि चीन का रुख पाकिस्तान के खिलाफ कतई नहीं दिख रहा। अक्टूबर 2016 में गोवा ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में मेजबान होने के कारण आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण से कई बातें शामिल नहीं हो पाई थीं। अब चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भारत इसकी भरपाई करने का प्रयास करेगा। डोकलाम विवाद के समाधान के बाद इस बैठक का महत्व भी काफी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो बड़ा अहम है भारत और चीन के रिश्तों के लिए ब्रिक्स सम्मेलन, और जिस तरीके से डोकलाम विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटाई आई है, उसके बाद अब हमारी विदेश नीति, कूटनीति पर भी सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी को हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि जहां भी भारत और चीन की बात होती है, भारत जो है वो बड़ा सेंसिटिव इस मुद्दे को लेता जरूर, लेकिन जो परिणति होनी चाहिए उस परिणति तक पहुंच नहीं पाता है, और शायद यही कारण है कि विपक्ष को भी बैठे बिठाए इस सारे मसलों को लेकर मुद्दा मिल जाता है। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है, आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस से रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं, और बीजेपी से शील धाबाई जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शील धाबाई जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। मोदी साहब जो हैं वो ब्रिक्स देशों की यात्रा के लिए चीन जा रहे हैं। 3 तारीख से ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा। एक तरफ माना यह जा रहा है कि डोकलाम विवाद जिस तरीके से रहा, 73 दिन तक लगातार सेनाएं आमने सामने रही, और फिर उसके बाद भारत ने अपनी कूटनीति की वाहवाही करी और कहा कि डोकलाम विवाद जो है सुलझा लिया गया है, संवाद के माध्यम से सुलझा लिया गया है, और चीन को भी मजबूर किया सेनाएं पीछे हटाने के लिए। और अब जिस तरीके की स्थिति बनी है, और अब यह जो ब्रिक्स सम्मेलन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में खटाई आई है भारत और चीन के बीच में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री खुद ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं, तो वैसे भी बहुत अहम हो ही जाता है। कैसे देखें अगर हम बीजेपी की नजरों से इस ब्रिक्स सम्मेलन को अगर देखना चाहें तो? डोकलाम जो प्रकरण हुआ, इतने 70 दिनों तक जिस तरह से तनातनी चली, चीन का जिस प्रकार का रवैया रहा, जो उसने दबाव की राजनीति दिखाई, कभी आंखें दिखाई, कभी सैनिक आपस में भिड़े, जिस दौर से ये 70 दिन गुजरे, उसके बाद में जिस तरह से भारत ने उसको अपनी समस्याएं रखी और उसको मजबूर किया कि वो इस समस्याओं को समझे, और आपसी बातचीत बहुत चलती रही, लोगों ने बहुत उकसाने का प्रयास किया, लेकिन जो सहनशीलता का परिचय भारत ने दिया वो अपने आप में एक तरह की मिसाल है। और उसका परिणाम ये हुआ कि चीन पर, डोकलाम पर वो दोनों चीनी और भारतीय सेना अपने अपने वापस आ गई। अब चूंकि ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, ये डोकलाम के समझौते के बाद है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये तुरंत उसके बाद हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जो सीमा विवाद अभी तक उलझा हुआ है उस पर वार्ता होनी संभव है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लद्दाख में जो भारत पोगांग झील के किनारे पर जो सड़क बना रहा है, उस पर चीन को बहुत आपत्ति है। तो ये कुछ और भी ऐसे मुद्दे जो मैं आगे आपको बताऊंगी जिन पर बात होना संभव है और बात होनी भी चाहिए। तो इस दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके जो परिणाम आने वाले आगे समय, जो आगे की आर्थिक नीति को भी डिसाइड करेंगे, आगे के विकास की गति को भी डिसाइड करेंगे, और भारत की कूटनीतिक जो अंदाज है जो उसके भी एक सामने देखने को मिलेगा। चलिए, तो भारत की कूटनीतिक अंदाज हम इस ब्रिक्स सम्मेलन में देखेंगे। वाकई सारे देशवासी और सभी जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 73 दिन तक ये मामला चला, तो कहीं न कहीं डर और जिस तरीके की स्थिति बनी है, और एक हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो कूटनीतिक जीत है, भारत की बहुत कूटनीतिक जीत है। जी, ये बयान बीजेपी की तरफ से आ चुका है, सरकार की तरफ से भी आ चुका है। जानी चाहिए जिस तरह से इस मैटर को डील किया है। जी बिल्कुल उस सवाल पर आऊंगा, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि चीन की तरफ से कुछ ये कूटनीतिक जीत का जो बात कहने के बाद चीन की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो जरूर इन सारी चीजों के ऊपर संशय क्रिएट करता है। शील धाबाई जी, उस पर भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन एक बार रामनारायण मीणा जी से जरा समझें। मीणा साहब, क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि अगर भारत की आजादी के बाद से अब तक का अगर देखा जाए टेन्योर, तो बहुत बड़ा टेन्योर जो है कांग्रेस के पास रहा है। चीन 40 साल तक एक गोली वहां पर नहीं चली उन सीमाओं पर, और लेकिन एकाएक पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की स्थिति बन पड़ी है कि जहां से
पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से भी तलखी बढ़ी भारत की, और चीन से भी तलखी बढ़ी। तो वो जो सीमाएं जिन्हें हम बिल्कुल सिक्योर मानते थे, दोनों देशों के बीच शांति मानते थे, 40 साल तक जिस सीमाओं पर एक गोली नहीं चली, और ऐसा क्या इन कुछ सालों के दरमियान हो गया कि स्थिति यहां तक आ गई कि युद्ध तक की धमकियां देने लग गए और युद्ध होने की बात आने लगी, और अब चीन जो है बड़ी तलखी के साथ भारत के साथ पेश आ रहा है। देखिए दुर्गे जी, अधिक इस बारे में कहना उचित भी नहीं है। ये तो जिस तरह से भारत सरकार का बयान आ रहा है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहिए जी। लेकिन वास्तविकता ये है, इंदिरा जी के समय में सिक्किम को चीन हड़पना चाहता था। जी जी जी। लेकिन हम लोगों ने सूझबूझ से सिक्किम को हमारे साथ मिला लिया, हमारा पार्ट बना लिया। चीन उसके बाद शांत हो गया। भूटान पे उसकी निगाह थी, हमने भूटान को हमारा अभिन्न मित्र बना करके एक तरह से उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत ने लेने के बाद चीन शांत हो गया। चीन उस समय शांत हुआ। नेपाल हमारा हिस्सा था चीन के हमारे बीच में, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज नेपाल हमारा नहीं है। जो आज जिस तरह से, अभी मैं किसी अफसर के बारे में पढ़ भी रहा था, आज अधिकारी जिस तरह से भाषा बोलते हैं, भगवा आतंकवाद की बात नहीं करना चाहिए, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले एकमात्र हिंदू राष्ट्र विश्व में था जिस दिन वो शासन में है, भारत के में। आज वो भी हमारे साथ नहीं है, वो भी चीन के साथ जाता ही नहीं जा रहा है, वो करीब करीब चला गया है। ये विदेश नीति की जानकारी इस बात को बताएंगे। हम चारों तरफ से गिर गए हैं। अब जहां तक डोकलाम का मामला है, मैं वहां पर कहना चाहता हूं, किसी भी देश के कमांडरों में, पड़ोसियों में जब समझौता होता है, बात होती है, तो संयुक्त व्यक्तित्व निकाला जाता है। ये बात अलग है। मैं किसी मीडिया के किसी पर्सन को, किसी संस्था को, किसी न्यूज चैनल को कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीन जिस प्रकार से बात कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी विदेश नीति सफल नहीं है। क्योंकि आप सुनिए बात को, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप मोदी जी से कंट्रोल रूम में पूछ लीजिए। मैं जो कह रहा हूं, डोकलाम में चीनी सैनिक गश्त कर रहे हैं, किस तरह से हमारी सेना वापस मुड़ी है। सुनिए बात को। अब आप है ही नहीं, वो लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। वो सारी उसकी आर्थिक स्थिति जिस तरह से डगमगाएगी, वो भारत के बगैर उसकी व्यापार नीति चल ही नहीं सकती। आप सुनना चाहते हो? जानते हैं, सुनना चाहते हो? देखिए, आप यहाँ हमारे बराबर के दर्जे पे, आप हमारी आदरणीय हो सकते हो, पूजनीय हो सकते हो। हमारे मुंह से कोई शब्द निकलेगा, आप कहोगे मैं डांटती हूँ। ये बीजेपी की आदत है, आप उस आदत से दूर रहिए। शीलदाबाई आदत रखिए, बीजेपी की छिछोरेपन की आदत, जिस तरह से अरे सारे देश को बर्बाद कर दिया। 5% जीडीपी आ गई, देश को बेच खाया। आज 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 हमारी मेक इन इंडिया उस शेर का चिन्ह है। आप इजराइल से सौदा कर रहे हो कमीशन के नाम पे, आप बात करते हो। इसी तरह कटु शासन होता है क्या? चलिए हम मुद्दे पे पता है, हम मुद्दे से ना भटके, हम मुद्दे से ना मुद्दे पे मीडिया ने देना चाहती। जी मीणा साहब, तो एक दिखता है, वो नेका वाले दिखते हैं। अब तो पेंट हो गया उसका। धाबाई जी बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। एक बार रामनारायण मीणा जी को सुन लेते हैं। खरीद हम नहीं है, प्रवक्ता बोल रहे हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत हूँ, मैं व्यक्तिगत बोलता हूँ। सुनिए, मैं व्यक्तिगत बोलता हूँ, और मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसमें आपके नेताओं को जेल में भेजता हूँ, तो हमारे नेताओं ने नहीं भेजा। इतने करप्शन चार्ज है। तिवारी आपका है, तिवारी आपकी पार्टी का सदस्य है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, तिवारी आपकी पार्टी का सदस्य है। तिवारी को हम महिला के रेप केस में उलझा। हम डोकलाम विवाद की बात कर रहे हैं। भारत महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे रेप केसेस बीजेपी वालों ने क्या अखबार बोल रहे हैं? महिलाओं के जितने रेप केसेस हुए हिंदुस्तान में, महिलाओं पे ऊपर जितने रेप केसेस हुए हैं, आपके पास भी आऊंगा। उन पे बीजेपी आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। ऐसे लोगों के साथ आप जैसी सज्जन महिला, आपको छोड़ देना चाहिए। आपको छोड़ देना हो। हम पर्सनल ना हो, ये उमा भारती की वजह से जिनका दिमाग डिगमगा रहा है, इनकी उमा भारती को बाहर निकाल दिया मोदी ने। मर्जी से गई है उमा, कहाँ गई है मोदी मर्जी से? मैं जानता हूँ सारी बातें, आपको पता नहीं है। मीणा साहब, हम कुछ नहीं बनाया, इसलिए आप बोलती हो ताकि आपको कुछ बना दिया जाए। आज हम कर देंगे, आपको बना देंगे। शेर धाबाई जी, हम इससे पॉलिटिकल मंच ना बनाए। हम चाहते हैं, हम किसी महत्वपूर्ण डिबेट पर बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री
चीन के दौरे पर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देशवासी के मन में चीन और भारत के बीच में जो तलखी बढ़ी है वो एक चिंता का विषय है। हर भारतवासी जो है वो डरा हुआ है, क्या कहीं युद्ध तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से स्थितियां संभलेंगी, क्या व्यापार जो चीन की तरफ से इतना आता है क्या उसके ऊपर रोक लगेगी। इन सारी चीजों पर, मसले पर हम आज बात करना चाहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं, हम पर्सनल ना हो इस मसले पे। एक बार मीणा जी को सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप भी अपना पक्ष रखिएगा। जी मीणा जी। नहीं, मेरा तो यही निवेदन है कि थोड़ा सा अपने मुंह को माफ करना, शांत रखिए। सही बोला। आप बीजेपी वालों की तरह आदत पे वो मजबूर, हम पर्सनल ना हो मीणा साहब। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने बिल्कुल नेपाल, खैर मैं ये कहना चाहता हूं और साफ है, आप मौके पे जाके देखिए। मैं तो आपके जन टीवी को तो कम से कम अनुरोध करूंगा, आज हमारी सेना पीछे हटी है। हम प्रेस नोट कोई भी जारी करें, संयुक्त प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। चीन साफ कहता है, घुड़की देता है, चीन की सीमा गश्त कर रही है, सेना थोड़ी पीछे हटी है, लेकिन उस क्षेत्र में गश्त करने का अधिकार केवल चीन के पास है। इसको मैं गलत कर रहा हूं तो मालूम कर ले आप, जन टीवी मालूम कर ले जी। आज चीन जिस तरह से हमारे ऊपर हावी है, आज हमारे बाजार में जीएसटी लगा करके प्रधानमंत्री बार बार जीएसटी कहते, चीन का सामान आ रहा है और सस्ता पड़ गया। हमारी जीडीपी ग्रोथ 5% हो गई। चीन के सामान आने से हमारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। चीन को क्यों प्रेशर दे रहे हैं? मेक इन इंडिया का जो मोनो है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कौन सा है आज अमेरिका हमारे देश के साथ इसलिए साथ चल रहा है कि उसके मित्र राष्ट्र इजराइल हो या अमेरिका हो, हमारी फैक्ट्रीज, आयुध फैक्ट्रीज में तो आयुध का निर्माण नहीं और उनसे हम परचेज करके लाए। आज हमारा सारा कारोबार उनके साथ हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो युद्ध का जो चीन के और उसके अमेरिका के बीच में पाकिस्तान के थ्रू होना था या दूसरे देशों के थ्रू होना था, अमेरिका भी चाहता है कि चीन और भारत में लड़ाई हो। आज हिंद महासागर में हम गिरते जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति ऐसी है, चीन की पनडुब्बियां आज भारी पड़ रही है हमारे ऊपर से। ये 3 साल में ऐसा क्या हो गया? मैं तो कहना चाहता हूं, इसलिए रोजाना ड्रेस पहन करके विदेश जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आप साफ कहना चाहता हूं, मोदी जी को अब भी बीजेपी वालों को समझाना चाहिए, आरएसएस वालों को उनको समझाना चाहिए। आरएसएस ठीक है हिंदू राष्ट्र की बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हमारी विदेश नीति जब से ये नई सरकार आई है, पहले डोकलाम के मामले में पहली करोड़ी सिंह साहब के पास आता हूं। में डोकलाम के मामले में चीन हमें आंखें दिखा रहा है, इतने वर्ष आगे नहीं दिखा। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। विदेश मामलों के आपको खासी आपने रिसर्च की है, चीन जैसे देश को भी आपने बड़ा करीब से आप रिसर्च कर चुके हैं। अगर चीन के हम उसको देखें तो विस्तारवादी चीन है, हर जगह उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। भारत के साथ ठीक रिश्ते रहे, वहां से की लड़ाई होती, लेकिन उसके बाद चीजें सब बदली और अब स्थिति इस तरीके की आ गई कि दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। कहीं न कहीं चीन ये चाहता है कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है पूरे विश्व में और एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन उसे लग रहा है तो वह है भारत। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस परंपरा को निभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को अपने साथ ले रहा है। तो पाकिस्तान को वो पूरी तरीके से प्रश्रय दे रहा है। उसको लगा कि जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि मोदी जी जहां जहां गए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बात करी तो आतंकवाद को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। और इसी से बचने के लिए चीन ने पहले ही बयान जारी कर दिया कि आतंकवाद पे बात नहीं होगी। पाकिस्तान को उसने तमगा दे दिया कि साहब सबसे अच्छा काम अगर कोई आतंकवाद को खत्म करने का कर रहा है तो पाकिस्तान कर रहा है। तो कुल मिला के इन सारी चीजों को डिसॉल्व करने की वो कोशिश कर रहा है। डोकलाम के अंदर जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, क्योंकि संशय वहां पैदा होता है, क्योंकि साझा बयान जारी नहीं हुआ है और एक तरफ भारत सरकार वाहवाही करती है और दूसरी तरफ चीन का बयान जो आता है वो धमकी भरा आ जाता है कि उसने पूरी हिम्मत के साथ काम किया और भारत की सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या माने जो ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी जा रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ निकल के आएगा इस ब्रिक्स सम्मेलन में? चीन के और भारत के रिश्तों में कुछ बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति चीन की अब तक देखी गई है,
धोखेबाज की स्थिति हमेशा चीन की रही है, हमेशा धोखा दिया है, अपने किए गए वादों से वो हमेशा मुकरा है। तो क्या विश्वास किया जा सकता है चीन पर? देखिए दुर्गेश जी, भारत और चीन के संबंधों को समझने के दो दृष्टिकोण हैं जी। जब हम एशियाई सदी की बात करते हैं तो उसमें सभ्यता संबंधी दृष्टिकोण होता है, और भारत और चीन की सभ्यता का विश्व के बारे में जो मूल्य हैं और जो दुनिया के बारे में दृष्टिकोण है लगभग एक जैसा है। तो उस दृष्टिकोण को हम ज्यादा यहाँ बातचीत में या मीडिया में डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण है कि राष्ट्र राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, और इसमें हर राष्ट्र राज्य है वो अपने हित की पूर्ति करना चाहता है। भारत और चीन के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ एस्पिरेशंस हैं कि हमें ये बनना है, चीन ये चाहता है कि हमें ये बनना है। दोनों में कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है। तो अगर विरोधाभास नहीं है और चीन और भारत दोनों ये चाहते हैं कि हम सभ्यताई दृष्टिकोण को विश्वास करें और एशियाई सदी बनाएं, तो भारत और चीन में युद्ध की संभावना कम है। भारत भी युद्ध नहीं चाहता, चीन भी नहीं चाहता। अब स्थिति यह आती है कि पिछले 3.5 महीने से स्थिति क्यों बिगड़ी, यह समस्या है ये। क्योंकि वो स्थिति इसलिए बिगड़ी कि हम देखते हैं कि 2010 तक चीन का भारत में इन्वेस्टमेंट केवल $52 मिलियन था, जो आज $1,636 मिलियन है मार्च तक के। तो अगर चीन का इतना इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़ रहा है, और इसी संदर्भ में बेन जियाबाओ ने जब हिंदुस्तान की विजिट की थी तो उन्होंने कहा था भारत और चीन की सहभागिता है वो इस सदी की सबसे बड़ी सहभागिता है। तो भारत और चीन से रिश्ते ज्यादा बिगड़ नहीं रहे थे, न तो बॉर्डर को लेके न आर्थिक दृष्टि को लेके। ये बिगड़े 3.5 महीने में। और कौन सी घटना से बिगड़े? चीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया बीजिंग में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से। हाँ, उसका जो सम्मेलन हुआ उसमें दुनिया के मुख्य देश थे वो सभी आए, अमेरिका भी आया, जापान भी आया, यूरोप के देश भी आए। भारत ने बायकॉट किया। वहां चीन को यह आशंका हुई कि भारत अकेला देश जो बायकॉट कर रहा है वो चीन की जो ग्लोबल एस्पिरेशन है, ग्लोबल एस्पिरेशन ये है कि वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन थिंक टैंक ने एक किताब निकाली है 100 Years मैराथन, और उसमें यह कहा है कि चीन 2049 100 साल हो जाएंगे, चीन को जो PRC है उसको उस समय तक अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन चीन को डेंग सियाओपिंग ने एक एडवाइस दिया था जिसने चीन को लिबरलाइज किया, थोड़ा सा कम्युनिस्ट रिजीम से थोड़ा सा निकाल के इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। उन्होंने कहा था कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, अपनी सामर्थ्य को छुपा के रखिए और समय का इंतजार कीजिए, समय आते एक्शन लीजिए। तो जब चीन ने यह देखा कि भारत बाधा बन रहा है, भारत नहीं आया, मेरे विचार से भारत को जाना चाहिए था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश भारत के साथ होते, उन्होंने वहां ज्वाइंट कम्युनिके पे साइन भी नहीं किया। लेकिन चीन को पक्की आशंका होगी कि भारत चीन के लिए बाधा बनेगा। उसके बाद चीन के और भारत के रिश्ते बिगड़े, ये डोकलाम हो, चाहे वो लद्दाख का पेनांग झील वाला हो, ये सब बाद की घटनाएं हैं। अब चीन ने भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की, और स्वाभाविक रूप से भारत भी एक अपनी एस्पिरेशन रखता है। भारत ने रेजिस्ट किया, और जब भूटान के पास में जहां ट्राई जंक्शन पॉइंट है, चीन ने यह कहा कि भारत क्यों आ रहा है भूटान के साथ, ये तो भूटान का हमारा मामला है। तो भारत का भूटान के साथ बहुत से समझौते थे, भारत की अपनी सुरक्षा का मामला था, भारत वहां गया। और हमारे नेताओं ने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल होती गई। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में यह स्टेटमेंट दिया कि हम चीन को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बातचीत करेंगे, पूरे रिश्ते पे बातचीत करेंगे, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। उस दिन के बाद में हमारे किसी प्रमुख नेता ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि स्थिति बिगड़े, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब स्थिति सुधरेगी। अब ब्रिक्स का सम्मेलन पास में आ गया, अगर ये तो भारत ने ये सोचा और अगर बाइकाट करेंगे, इंडिकेट कर रहा है, बाइकाट करेंगे तो अच्छा नहीं है। विषय जरूर है। किरोड़ी सिंह साहब, यहां थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, कमर्शियल्स हैं, हमको एक बार ब्रेक पे जाना पड़ेगा, और ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी बात को फिर आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संवाद के द्वारा, जिस तरीके से माना जाता है कि संवाद ही एक ऐसा बिंदु है जिसके तहत किसी भी जो समस्या उसका समाधान किया जा सकता है, और अब क्या ब्रिक्स सम्मेलन जो है क्या वाकई
जो है एक परिधि बनेगा, एक बिंदु की तरह आएगा, एक कदम की तरह हम इसे देखें कि आने वाला जो समय है वो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसको ठीक और पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिक्स के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात ब्रिक्स सम्मेलन की कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। चीन में यह सम्मेलन होना है, 3 तारीख से ये शुरू होने वाला है। और जिस तरीके से चीन और भारत के रिश्तों में खटास आई है, उसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है एक बड़ा जो है वो मददगार होगा। दोनों देशों के बीच की जो रिश्तों में जो खटाई पैदा हुई है उसको पाटने के लिए, पटरी पर लाने के लिए। तो उसी को लेकर आज हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर तारुफ करा देता हूं, कांग्रेस से रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं, और बीजेपी से शील धाबाई जी हैं। धाबाई जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का ये जो सम्मेलन है। दोनों देश, भारत और चीन की हम विशेषतः बात करें क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो खटाई आई है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बनकर उठ के सामने आया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन जो है वो विस्तारवादी विचारधारा का देश है, और उसके साथ साथ उसके पड़ोसियों से जिस तरीके के रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। हर जगह पर कहीं न कहीं उसकी घुसपैठ और विस्तारवादी सोच को बढ़ाने की आदत जो है वो रहती है। और चीन की अगर देखें नीयत को तो वो एशिया का सरताज बनना चाहता है, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो भारत है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। वहीं जिस तरीके से चीन की रूस से मित्रता बढ़ रही है और भारत की जो यूएस से मित्रता बढ़ रही है, वो कहीं कहीं इन सारे रिश्तों के बीच में एक बड़ी कड़ी के तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इकोनॉमी को देखें तो कहीं कहीं चीन को लगता है कि भारत एक बड़ा क्लाइंट है। अगर भारत के साथ अगर रिश्ते अगर खराब हो गए तो वो बहुत बड़ा नुकसान झेलेगा, और उसकी इकोनॉमी जो है अभी इस नुकसान को झेलने की हिम्मत नहीं रखती। तो कहीं कहीं वो एक दबाव की राजनीति चीन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है, युद्ध की सी स्थिति बन रही है, लेकिन जैसे ब्रिक्स देश सम्मेलन की जो बात सामने आती है तो वो अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पर लाता है, थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। तो हम कितना विश्वास करें, प्रधानमंत्री जी जा तो रहे, लेकिन कितना विश्वास चीन के ऊपर हम करें कि इन सब चीजों से पार पाकर वो भारत के साथ जो है वो रिश्ते ठीक करेगा। क्योंकि जिस तरीके से भूटान में 1966 में हमने देखा वो बढ़ता चला आया था, और भारत और भूटान के जिस तरीके के रिश्ते हैं, जिस तरीके की ट्रीटी है, उसके हिसाब से उस दौरान तो भारत ने चीन को पीछे लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या अब वापस क्या वही चीजें दोबारा से स्थिति बनाने के लिए करनी पड़ेंगी? क्या भारत को चीन पर विश्वास करना चाहिए? योगेश जी, जिस तरह से डोकलाम में जो कुछ भी हुआ और इससे पहले जो गोवा में सम्मेलन हुआ था, और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा था और एक तरह से अलग थलग पड़ गया था, उसे ये समझ में आ गया। इसके बाद में जब पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन हुआ तो भारत ने बहिष्कार किया और देशों ने भी बहिष्कार किया। उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, वो उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। चाहे सैन्य शक्ति की बात करें, चाहे राजनीतिक कूटनीति की बात करें, या संसाधनों की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह से विश्व के देशों को भारत को समर्थन मिल रहा है, उससे भी चीन घबराया हुआ है। भारत चीन की प्रॉब्लम यह है कि वो पीओ के क्षेत्र में भी अपना एक प्रोजेक्ट उसने $46 बिलियन की जो करी है, वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। वो अरुणाचल में दखल अंदाजी करता रहा, उस पर दावेदारी करता रहा है कि भारत उसका भी विरोध करता है, और वो ब्रह्मपुत्र में भी अपने जगह जगह पर बांध बनाकर पानी रोकने का प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर में वो पाकिस्तान को उकसा करके जिस तरह से हिंसा भड़का रहा है। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की है, और चीन भी आज अच्छी तरह से समझता है कि जितना मार्केट भारत के साथ उसका है, जो आर्थिक नीति में अगर
वो डेवलप हो सकता है तो वो भारत के बिना नहीं हो सकता। तो वो एन केन प्रक्रिया कभी आंखें दिखा के, कभी आगे आके, कभी पीछे आके जिस तरह से बयानबाजी करता है, अब उसको ये बात भी समझ में आ गई कि ऐसी गीदड़ भभकियों से भारत कभी डरने वाला नहीं है। भारत ने कभी भी पेशेंस नहीं खोया। तो क्या मोदी साहब इस चीज को वहां पर पुख्ता तौर पर रख पाएंगे? मोदी साहब का जिस तरीके की डिग्निटी है, क्या चीन को जवाब दिया जाएगा वहां पर ब्रिक्स में? क्योंकि पहले से उसने ग्राउंड तो तैयार कर लिया कि आतंकवाद पे वो बात नहीं करेगा। देखिए, किससे पूछे? जी आप नहीं, बिल्कुल। अगर उसके आप इसी से उसके हताहत और उसकी घबराहट आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि एक आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिस पर पाकिस्तान को घेरा जा सकता है, और चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान पर इस तरह से चारों तरफ से आक्रमण हो, क्योंकि उसी की आड़ में भारत में जो जिस तरह की गतिविधियां कर रहा है, चाहे पीओके कर रहा हो, चाहे अरुणाचल में कर रहा हो, चाहे डोकलाम में कर रहा हो, तो वो एक तरह से उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। और जब ये सब मोदी जी जाएंगे, जब बातचीत होगी, तो निश्चित तौर पे ये इस जो विवाद है, सीमा विवाद है, इस पर भी चर्चा होगी और व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और ये बात स्वीकार करनी होगी कि दोनों देश एक दूसरे के बिना कभी भी आर्थिक विकास आगे नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, और सैन्य बल की भी बात करें तो वो जिस तरह से अमेरिका से या रूस से भारत को मिल रहा है, उसने रूस को भी मिलाने की तरफ अपनी कोशिश भी, रूस ने भी आके अपने युद्ध अभ्यास किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। ये चीन अच्छी तरह समझ गया कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो चीन अपने आप को अकेला तकेला महसूस करेगा। चलिए मीणा साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं शील धावाई जी की बात से आप, और क्या लगता है आपको वाकई बौखलाहट तो नजर आ रही है? क्योंकि डोकलाम विवाद का इतने दिन तक चलना और उसके बाद ब्रिक्स देश का जो सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले एक सहमति बना देना, जितना आक्रामक हो रहा था उससे आक्रामकता उसने घटाई और दोनों जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं चीन जो है वो बौखलाहट तो ही, और उसको लग रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की इंडिया की जो है वो पॉलिसी है, और उसी के तहत आतंकवाद का मुद्दा जो है हर मंच से मोदी साहब उठाते रहे। तो ब्रिक्स देश पर क्या जो ये सम्मेलन होने वाला है, वहां पर भी इस मुद्दे को वो पुरजोर तरीके से रखेंगे। उससे पहले उसने बयान जारी कर दिया कि आतंकवाद को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये बौखलाहट तो नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं भारत की अगर हम नीति की बात करें, विदेश नीति की बात करें, कूटनीति की बात करें, शायद थोड़ा वक्त और देना चाहिए हमें, ताकि उस में से चीजें क्लियर हो कि आखिर किस स्टैंड पर भारत जो है वो चीन के साथ रिश्ते रखने के लिए आगे बढ़ेगा। देखिए, हमारा जो अब आप सारे टाइम आप ही ले लोगे क्या? खरीद लो फिर टीवी को, एक मिनट खरीद, वो चैनल तो खरीद लिए मुकेश ने। नहीं, बीच में मत बोलिए। चलिए अब आप हर टाइम पे इस तरह की बात करते हैं, आप हिम्मत क्यों नहीं करते इनमें? इनकी देखिए, भारत हमारा देश है, अकेले मोदी का नहीं है। हम चौथे स्तंभ पर, शील धावाई जी मोदी की ठेकेदार नहीं बने, हमारे को जब आप मौका दो तो नहीं बोले। बिल्कुल करके खरीदारी होती है नहीं होती है, बीच में बोल करके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और चौथा स्तंभ है वो हर चीज को रखेगा। बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन करना है। नहीं, समझदार नहीं बने पॉलिटिशियन। किसी मीडिया पर हम सवाल ना खड़ा करें। हम यहाँ पर बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जी नहीं, तो बीच में नहीं करना चाहिए। बीच में नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप फिर बोल रही हो, मैं बोलती पता नहीं क्या हो रहा है, दृष्टि हो रही है मेरे खिलाफ इनकी। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आतंकवाद से पूरा विश्व पीड़ित है, डोकलाम विवाद के बाद में ठीक है चीन को ब्रिक्स सम्मेलन करना था, और वहां जैसा मैंने कहा, ये मालूम कर ले कोई भी, वहां चीनी सेना गश्त कर रही है, हिंदुस्तानी सेना वापस है, चीन की सेना वापस गई, लेकिन गश्त का अधिकार उनके पास है। कोई कंबाइंड इनका नोट जारी नहीं हुआ है, जो होना चाहिए, हर जगह होता है। आज चीन ने आतंकवाद में बात नहीं होगी तो फिर विश्व का सम्मेलन किस बात का? सबसे अहम मुद्दा है तो दो देशों का मुद्दा है डोकलाम विवाद, तो विश्व शांति की वाली बात तो कर होगी नहीं इसमें कि जो खत्म हो जाए। आज आतंकवाद पे जिससे अमेरिका पीड़ित है, सारे देश पीड़ित है, रूस भी चिंतित है, सब देश चिंतित है, उन्होंने आतंकवाद पे बात नहीं करने का मुद्दा करके फिर आतंकवाद के बारे में किसी देश को हिंदुस्तान साथ नहीं ले सका कि इसकी बात की जाए। ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, वो कमजोरी दूर होना चाहिए। भारत इतना कमजोर देश नहीं है। भारत वो देश है जिसने विश्व में सारे देशों का मुखिया रख करके, चीन भी,
इंडोनेशिया भी, रशिया भी, अफगानिस्तान भी नेहरू जी के जमाने में जिस तरह से भारत ने विश्व में अपना वर्चस्व जमाया था, वो वर्चस्व कमजोर क्यों हो रहा है? इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जैसे बात हो रही है कि साहब रशिया, हमारा विश्वसनीय देश था रशिया। रशिया इन दिनों में हमसे क्यों दुखी है, अलग हो रहा है? बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी है, वो आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहा है? लंका है, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी को देश के सम्मान के लिए मजबूती से बात करना चाहिए। वो कर पाएंगे, मुझे इसमें शंका है। इसलिए मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात करना चाहूंगा, किसी पार्टी विशेष के नहीं विदेश में जा रहे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको देश की पहले से पॉलिसी बना करके आतंकवाद में बात नहीं होगी तो इसमें बारे में बात करना चाहिए। इनको क्यों नहीं करना चाहिए? इनकी विदेशी नीति कैसे फेल हुई? जैसे नेपाल में फेल हुई, कहीं वहीं फेल नहीं हो जाए। तो हिंदुस्तान बहुत अहम चौराहे पे खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि चीन से निडरता से बात करें। चीन को हिंदुस्तान की गरज है, हिंदुस्तान को चीन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्ती की बात तभी होती है जब बराबरी का दर्जा हो। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि जाकर के केवल शक्ल दिखा के और आने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री से उम्मीद हमारी यही है कि चीन को एक जवाब जो है वो दिया जाएगा और भारत को अपना जो प्रभुत्व है वो भी दिखाना होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है भारत और चीन के रिश्ते। जिस तरीके से ये केवल कि दो देशों के रिश्तों की बात नहीं है, ये कहीं न कहीं अहम की लड़ाई है, कहीं न कहीं प्रभुत्वता की लड़ाई है। और भारत भी एक विश्व शक्ति बनने की ताकत रखता है, तो चीन भी विश्व शक्ति बनने की पूरी कोशिशों में है। तो ये उसी अहम की लड़ाई है। उस अहम की लड़ाई को किस तरीके से प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत। चलिए बात हम ब्रिक्स सम्मेलन की कर रहे हैं क्योंकि चीन और भारत के रिश्तों को लेकर ये मंच होगा जिसमें दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। और जिस तरीके के हालात भारत और चीन के बीच में बने उसको लेकर अब ये भी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के तहत देखा जा रहा है कि दोनों देश जो हैं वो अब किस तरीके से अपनी अपनी बात को रखेंगे और क्या ये जो खटाई दोनों देशों के रिश्तों में आई है क्या इससे पाट पा पाएंगे। और इसके लिए कहीं न कहीं हमारी जो कूटनीति है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से भारत स्टैंड लेगा और प्रधानमंत्री का वहां जाना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री अगर वहां जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इसको लेकर भारत सरकार जो है वो अपनी जो नीति है वो साफ करेगी। और मोदी जी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके का ग्लोबल लीडरशिप का जो ऑरा उनका बना है वो वहां पर जाके धूमिल हो। वो भी यही चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए, हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, मोदी जो हैं प्रधानमंत्री वो कहीं न कहीं इस सारी चीजों को देखते हुए भारत का एक पुरजोर जो है वहां पर अपनी बात कहने की कोशिश में वो रहेंगे। किरोड़ी सिंह साहब, आपके पास एक बार फिर मैं लौटना चाहूंगा। जिस तरीके का अभी तक की जो बात हुई है, मीणा साहब ने भी कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और सीमाओं पर शांति रहना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी किसी भी देश में आपस में युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कोई भी देश चाहे चीन और भारत ही क्यों ना हो। और इकोनॉमी पे सीधे सीधे असर पड़ता है और न चीन की अभी इकोनॉमी ऐसी है और न भारत की ऐसी इकोनॉमी है कि युद्ध किया जाए। और स्थितियां भी इस तरीके की फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। अब दोनों देशों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। तो क्या लगता है जिस तरीके से लगातार अपने दबाव में लेने की कोशिशों में चीन लगा हुआ है और आपने भी कहा है कि चीन जो है यूएस को रिप्लेस करना चाहता है, 2049 तक उसकी ये मान रहा है। और वहीं अगर एशिया के रीजन में अगर देखें तो वो चाहता है कि उसकी संप्रभुता, उनकी जो प्रभुत्वता है वो सारे देशों में हो और वो एक महाशक्ति के रूप में नजर आए। और उसी और जो चीन है वो
बढ़ रहा है और उसकी नीति पर ही वो काम कर रहा है और उसी नीति के चलते वो भारत को आंखें भी दिखा रहा है। तो क्या लगता है अब भारत की जिस तरीके की नीति है, क्या प्रधानमंत्री जी जो हैं वहां जाके भारत की जो नीति है, भारत का जो वक्तव्य है वो वहां पर पेश कर पाएंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये माना जा रहा है, प्रधानमंत्री का वहां जाना कहीं न कहीं उम्मीद जो है वो देशवासियों को इस ब्रिक्स सम्मेलन से है। ये जी ब्रिक्स सम्मेलन से जस्ट पहले डोकलाम के इश्यू पे दोनों देशों में विशेष रूप से कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों ने एक शांतिपूर्ण स्थिति को संभालने की कोशिश की है और दोनों देशों की मजबूरियां थी। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि किसको ज्यादा फायदा हुआ डोकलाम में विड्रा करने से। ये नहीं जाके भारत और चीन दोनों चाहते थे कि ब्रिक्स सम्मेलन सफल होना चाहिए। भारत अगर डोकलाम का इश्यू होता तो भारत के सामने दो विकल्प थे। एक तो भारत इसका बॉयकॉट करता, जो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, भारत की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था। दूसरा है कि भारत वहां जाता और डोकलाम का इश्यू वहां पे रेज करता, तो भारत को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उस ब्रिक्स में सपोर्ट मिलता या भारत की बात सुनी जाती ऐसी स्थिति में। तो भारत भी चाहता था कि इसमें शांतिपूर्ण स्थिति बने। चीन ये चाहता था कि चीन का उद्देश्य यह है कि ब्रिक्स को अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करे। तो चीन भी यह चाहता था कि ब्रिक्स सम्मेलन सक्सेसफुल हो। तो दोनों का इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस था कि ब्रिक्स सम्मेलन सक्सेसफुल हो। अब वहां जाके क्या करेंगे ये बात है। तो इसमें दो स्थिति हैं। एक तो द्विपक्षीय लेवल पे जो साइडलाइन से हमारे प्रधानमंत्री और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनमें बातचीत हो, एक बहुपक्षीय लेवल पे क्या बातचीत हो। तो बहुपक्षीय यह है कि वो जॉइंट कम्युनिटी और जो विकास की बात करेंगे देश, तो आर्थिक विकास की बात करेंगे, व्यापार को बढ़ाने की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये सब बातें होंगी, पर्यावरण की बातें होंगी। और उसमें भारत ये प्रयास कर सकता है मल्टीलेटरल लेवल पे, बहुपक्षीय लेवल पे कि पाकिस्तान के आतंकवाद को इसमें सम्मिलित किया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान के नाम के साथ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, न चीन एक्सेप्ट करेगा, मुझे नहीं लगता कि रशिया भी एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए। हाँ, एक जेनेरिक टर्म पे जो जितने भी बहुपक्षीय सम्मेलन होते हैं उनमें आतंकवाद के हम विरोधी हैं, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, एक आदर्श वाक्य यह आ जाएगा जो ज्यादातर सम्मेलनों में आता है। क्योंकि चीन भी ये कहेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, कौन कहेगा कि ये आतंकवाद होना चाहिए। तो एक जेनेरिक टर्म में आतंकवाद का रेफरेंस आ सकता है। दूसरा है कि द्विपक्षीय लेवल पे भारत और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलेंगे, बातचीत हो सकती है, एक समझ विकसित हो सकती है। कोई समझौता होने की संभावना नहीं है। जैसा कि गोवा में हुआ, भारत ने पाकिस्तान को प्रैक्टिकली आइसोलेट किया क्योंकि बिम्स्टेक और ब्रिक्स इनिशिएटिव की बात की, सार्क ब्रिक्स इनिशिएटिव की बात नहीं की। जब सार्क करते तो पाकिस्तान बीच में आता, तो उन्होंने बिम्स्टेक और ब्रिक्स इनिशिएटिव की बात की और वहां गोवा में हम कहते हैं कि कुछ सीमा तक भारत के हित की पूर्ति के लिए सक्सेसफुल रहा। लेकिन बीजिंग में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो भारत के आर्थिक विकास में किसी न किसी रूप में मददगार हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है। जो न्यू ब्रिक्स बैंक है वो क्योंकि ब्रिक्स बैंक का इनिशिएटिव तो भारत का ही है, भारत ने ही शुरू के कहा था कि बैंक होना चाहिए। बाद में चीन ने सपोर्ट करके और संघाई में उसका हेड ऑफिस बना लिया और पहला भारतीय उसका हेड भी हो गया। तो वो वहां इन सब चीजों पे बात होगी, लेकिन पाकिस्तान को लेके कोई बात नहीं होगी, डोकलाम को लेके। और चीन और भारत के जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, चाहे वो व्यापार का हो, इन्वेस्टमेंट का हो या बॉर्डर का हो, इन पे कोई बहुपक्षीय लेवल पे बातचीत नहीं होगी, ये निश्चित है। हाँ, द्विपक्षीय लेवल पे बातचीत होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से दोनों की समझ बहुत अच्छी है। दोनों एक विशेष पृष्ठभूमि से संघर्ष करके आगे आए हैं और दोनों ये चाहते हैं कि हम हमारे देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें, राष्ट्रवाद को रिवाइव करें, स्ट्रांग बनाएं। दोनों ये चाहते हैं। और चीन और भारत का राष्ट्रवाद कहीं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का इंटरेस्ट कन्वर्जेंस है और दोनों एक तरह की सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो किरोड़ी साहब, क्या ब्रिक्स के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ मिठास आएगी?
दोनों देशों के मुझे लगता है कि कुछ आगे बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, किसी न किसी स्तर पे, मंत्री के लेवल पे या कुछ अधिकारियों के लेवल पे बातचीत का रास्ता कुछ आगे बढ़ सकता है। निश्चित रूप से बातचीत होगी, लेकिन जैसे व्यापार का है, चीन का एक्सपोर्ट केवल 3% भारत को है। हमारे यहाँ एक आंदोलन कई बार चलाने की कोशिश करते हैं, हम चीन की वस्तुओं का बायकॉट करें। ठीक है, बायकॉट करें, हम दूसरी जगह से मंगाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, आर्थिक सामर्थ्य, वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चीन का बायकॉट करके भी हम चीन को पाठ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो बातचीत होगी, व्यापार को लेके भी हो सकती है, बॉर्डर को लेके भी हो सकती है, और बॉर्डर को लेके पहले 19 बार बातचीत। चलिए, तो अब इंतजार जो है समाधान सम्मेलन का करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपस में बातचीत होगी और द्विपक्षीय कई रिश्तों को प्रगाढ़ करने की भी कोशिशें जरूर रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंजेस, कोई बदलाव आ जाएगा और प्यार की नदियां दोनों देशों के बीच बह जाएगी, ऐसा मानना कतई ठीक नहीं होगा। हां, समझौते कोई नहीं होंगे, लेकिन समझ विकसित करने का यह एक मंच हो सकता है। दोनों देशों के बीच में जिस तरीके की जो खाई बन गई है, उसको पाटने की कोशिश ये ब्रिक्स सम्मेलन कर सकता है। तो औपचारिक बातें जरूर होगी, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से सीमा विवाद है या और दूसरी चीजें हैं, आर्थिक दृष्टि से दोनों के व्यापार के समझौते हैं, उन सब चीजों को लेकर जरूर चर्चा होगी और एक अच्छा वातावरण विकसित होगा। और संवाद के लिए वातावरण विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों देशों के लिए ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो रिश्ते में सुधार के लिए, एक समझ विकसित करने के लिए बड़ा अहम कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी इस डिबेट में जुड़े। फिलहाल खास खबर में हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। आप हमारे साथ जुड़े, रामनारायण मीणा साहब कांग्रेस से जुड़े, करोड़ी सिंह साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े, और बीजेपी से शील धाबाई जी हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में भाग लेने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।